क्लासिकल अकाउंटेंसी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्यूशंस प्रस्तुत किए जा रहे हैं edxit.com द्वारा। इस वीडियो में हम प्रदान करने वाले हैं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट्स, पास्ट एडजस्टमेंट्स सॉल्यूशंस, प्रॉब्लम 41 सॉल्यूशन। हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है आज़ाद एंड बेन्नी और इक्वल पार्टनर्स। आज़ाद और बेन्नी बराबर के साझेदार हैं। देयर फिक्स्ड कैपिटल्स आर 40,000 रुपीज़ एंड 80,000 रुपीज़ रिस्पेक्टिवली। उनकी स्थायी पूंजी क्रमशः 40,000 रुपये और 80,000 रुपये है। आफ्टर द अकाउंट्स फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड, it is discovered that interest at the rate of 5% per annum as provided in the partnership agreement has not been credited to the capital accounts before distribution of profits. वर्ष के खाते तैयार होने पर पता चला है कि साझेदारी समझौते में निर्धारित 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लाभ वितरण से पहले पूंजी खातों में जमा नहीं किया गया है। It is decided to make an adjustment entry at the beginning of the next year. अगले वर्ष के आरंभ में समायोजन प्रविष्टि करने का निर्णय लिया गया है। Record the necessary journal entry. आवश्यक जर्नल प्रविष्टि दर्ज करें। तो प्रॉब्लम के अनुसार हमें आवश्यक जर्नल एंट्री दर्ज करनी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, हम एडजस्टमेंट एंट्रियां दो तरीकों से दर्ज कर सकते हैं। पहले मेथड में हम ये प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट के माध्यम से करते हैं। दूसरे मेथड में हम ये सीधे साझेदारों की कैपिटल या करेंट अकाउंट में करते हैं। वैसे चूंकि प्रॉब्लम में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि साझेदारों की पूंजी स्थिर होती है, इसलिए हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिक्स्ड कैपिटल मेथड का उपयोग करेंगे। तो इस दूसरे मेथड में हम कोई भी एंट्री दर्ज करने के लिए पार्टनर्स करेंट अकाउंट का उपयोग करेंगे, ना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का। अब प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि पूंजी पर ब्याज पूंजी खातों में जमा नहीं किया गया है। वैसे यहाँ ये पूंजी खाते के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, लेकिन हम इसे इस रूप में मान सकते हैं कि पूंजी पर ब्याज पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जमा नहीं किया गया है। इसलिए यदि हम पहले मेथड का पालन करते हैं तो हमें जर्नल में कई एंट्रियां करनी होंगी। अब चूंकि प्रॉब्लम में आवश्यक जर्नल एंट्री दर्ज करने के लिए स्पष्ट रूप से कहा गया है, इसका अप्रत्यक्ष अर्थ यह है कि हमें उस मेथड का उपयोग करना होगा जिसमें केवल एक ही एंट्री की आवश्यकता होती है। मैं दोहराता हूँ, ये कहने का एक और तरीका है कि हमें उस विधि का उपयोग करना चाहिए जो केवल एक एंट्री के माध्यम से एडजस्टमेंट करती है। ये दूसरे मेथड के अलावा और कुछ नहीं है, जिसमें हम पिछले एडजस्टमेंट्स के नेट इफेक्ट को दर्शाते हुए स्टेटमेंट में सभी एडजस्टमेंट्स दर्ज करते हैं और अंत में हम जर्नल में केवल एक जर्नल एंट्री दर्ज करते हैं। अब चूंकि प्रॉब्लम में ये निर्दिष्ट किया गया है कि पूंजी पर ब्याज पूंजी खातों में जमा नहीं किया गया था, तो आइए सबसे पहले वर्किंग नोट्स में पूंजी पर ब्याज की गणना करें। आइए सबसे पहले पूंजी पर ब्याज शीर्षक लिखें। अब साझेदारों की पूंजी क्रमशः 40,000 रुपीज़ और 80,000 रुपीज़ दी गई है। चूंकि ये स्थिर पूंजी है, इसलिए हम इन्हें आरंभिक पूंजी या ओपनिंग कैपिटल मान सकते हैं। साथ ही पूंजी पर ब्याज 5% प्रतिवर्ष के दर से है। इन पर विचार करते हुए साझेदार आज़ाद की पूंजी पर ब्याज उसकी पूंजी राशि 40,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ पूंजी पर ब्याज दर 5/100 के बराबर है। आइए 100 के दोनों जीरोस को 40,000 रुपीज़ में दो जीरोस से कैंसिल करें। अब यदि हम शेष 400 रुपीज़ और 5 को गुणा करें तो हमें 2,000 रुपीज़ प्राप्त होते हैं। ये साझेदार आज़ाद की पूंजी पर ब्याज है। अब साझेदार बेनी की पूंजी पर ब्याज उसकी पूंजी राशि 80,000 रुपीज़ मल्टीप्लाइड विथ पूंजी पर ब्याज दर 5/100 के बराबर है। आइए 100 के दोनों जीरोस को 80,000 रुपीज़ में दो जीरोस से कैंसिल करें। अब यदि हम शेष 800 रुपीज़ और 5 को गुणा करें तो हमें 4,000 रुपीज़ प्राप्त होते हैं। ये साझेदार बेनी की पूंजी पर ब्याज है। चूंकि ये पूंजी पर ब्याज है, इसलिए हमें इसे पार्टनर्स करेंट अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में पोस्ट करना चाहिए। तो आइए इसे पिछले एडजस्टमेंट्स पर विचार करने का नेट इफेक्ट दर्शाने वाले स्टेटमेंट में दर्ज करें। आइए डिटेल्स, अमाउंट इन रुपीज़ साझेदार आज़ाद के लिए, अमाउंट इन रुपीज़ साझेदार बेनी के लिए,
और अंत में टोटल अमाउंट इन रुपीस कॉलम बनाएं। डिटेल्स कॉलम में आइए सबसे पहले वो राशि जो पूंजी पर ब्याज के रूप में क्रेडिट की जानी चाहिए थी लिखें। ये वो राशि है जो क्रेडिट होनी थी लेकिन क्रेडिट नहीं हुई। साझेदार आज़ाद के लिए ये 2000 रुपीज़ क्रेडिट है। साझेदार बेनी के लिए ये 4000 रुपीज़ क्रेडिट है। अब इन दोनों क्रेडिट्स का कुल योग 6000 रुपीज़ क्रेडिट है। इसके साथ ही हमने पूंजी पर ब्याज पर विचार पूरा कर लिया है जो पहले क्रेडिट नहीं किया गया था। अब चूंकि ये एकमात्र एंट्री है जिस पर लाभ वितरण से पहले विचार नहीं किया गया था, यहाँ एक बात समझानी चाहिए। कुल नेट प्रॉफिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। केवल परिवर्तन ये है कि इसे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में किस रूप में जाना चाहिए। ये 6000 रुपीज़ पूंजी पर ब्याज के रूप में पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाने चाहिए थे, लेकिन इसे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अनुसार वितरण योग्य लाभ यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट के रूप में क्रेडिट किया जाता है। देखिए, हमने पार्टनर्स करेंट अकाउंट में गलत तरीके से क्रेडिट कर दिया है। इसे ठीक करने के लिए हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब आपके मन में ये सवाल आ सकता है कि हमें डेबिट क्यों करना चाहिए। देखिए, पार्टनर्स करेंट अकाउंट में प्रॉफिट शेयर अमाउंट ज़्यादा क्रेडिट हो गया है। इस प्रभाव को उलटने के लिए हमें पार्टनर्स करेंट अकाउंट को डेबिट करना चाहिए। अब जैसा कि आप जानते हैं, ये 6000 रुपीज़ गलत तरीके से साझेदारों को उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वितरित कर दिए गए। तो आइए जानें कि ये प्रॉफिट अमाउंट के बंटवारे के रूप में पार्टनर्स करेंट अकाउंट में कैसे जमा की गई। अब प्रॉब्लम में ये दिया गया है कि साझेदार बराबर के साझेदार है। इसका मतलब है कि वे लाभ को बराबर अनुपात में बांटते हैं। दूसरे शब्दों में वे लाभ को 1:1 के अनुपात में बांटते हैं। तो इस अनुपात का उपयोग करके आइए जानें कि ये 6000 रुपीज़ साझेदारों में लाभ के बंटवारे के रूप में कैसे बांटे गए। आइए सबसे पहले लास्ट शेयरिंग एज पर द लास्ट शेयरिंग रेशियो शीर्षक लिखें। देखिए, यहाँ वास्तव में लॉस नहीं है। ये अधिक क्रेडिट किए गए लाभ के हिस्से को ठीक करने के लिए लाभ के हिस्से में कमी है। आपको इसे इस तरह समझना चाहिए। अब साझेदार आज़ाद के लिए यह होता है कुल ओवर क्रेडिट किए गए नेट प्रॉफिट जो 6000 रुपीज़ है मल्टीप्लाइड विथ उसके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 1/2 है। 2 से कैंसिल करने पर 2 1 जार 2 3000 जार। इस गणना का परिणाम 3000 रुपीज़ है। ये लाभ के हिस्से की वो राशि है जिसे साझेदार आज़ाद के करेंट अकाउंट में ओवर क्रेडिट किए गए लाभ के हिस्से को उलटने के लिए डेबिट किया जाना चाहिए। अब साझेदार बेनी के लिए यह होता है कुल ओवर क्रेडिट किए गए नेट प्रॉफिट जो 6000 रुपीज़ है मल्टीप्लाइड विथ उसके प्रॉफिट और लॉस शेयरिंग रेशियो 1/2 है। ये गणना साझेदार आज़ाद के लिए अभी की गई गणना के समान है, अतः इस गणना का परिणाम भी 3000 रुपीज़ है। ये लाभ के हिस्से की वो राशि है जिसे साझेदार बेनी के करंट अकाउंट में ओवर क्रेडिट किए गए लाभ के हिस्से को उलटने के लिए डेबिट किया जाना चाहिए। इसे ठीक करने के लिए हमें इन राशियों को पार्टनर्स करंट अकाउंट से डेबिट करना चाहिए। तो आइए इस एंट्री का विवरण वो राशि जो लाभ के रूप में डेबिट की जानी चाहिए थी के रूप में लिखें। ये 6000 रुपीज़ है जिन्हें 1:1 के अनुपात में विभाजित किया गया है। देखिए, हम आमतौर पर लाभ को डेबिट नहीं करते, हम लाभ को क्रेडिट करते हैं। लेकिन यहाँ हमने लिखा है कि ये वो लाभ है जिसे डेबिट किया जाना चाहिए था। इसका अप्रत्यक्ष अर्थ ये है कि हम अधिक क्रेडिट की गई राशि को उलट रहे हैं। मैं दोहराता हूँ, अप्रत्यक्ष अर्थ ये है कि इतनी राशि क्रेडिट नहीं की जानी चाहिए थी। यहाँ हम ना क्रेडिट करने को डेबिट मान रहे हैं। दूसरे शब्दों में, हम डेबिट करके अधिक क्रेडिट के प्रभाव को उलट रहे हैं। यानी पार्टनर आज़ाद के करंट अकाउंट से 3000 रुपीज़ डेबिट होने चाहिए। पार्टनर बेनी के करंट अकाउंट से 3000 रुपीज़ डेबिट होने चाहिए। अब इन सभी डेबिट का कुल योग 6000 रुपीज़ डेबिट है। और अब अंत में आवश्यक एडजस्टमेंट की गणना की जाती है। ये ऊपर दिए गए आइटम 1 और आइटम 2 के बीच का अंतर है। अब साझेदार आज़ाद के लिए 2000 रुपीज़ क्रेडिट और 3000 रुपीज़ डेबिट के बीच का अंतर 1000 रुपीज़ डेबिट है। देखिए, ये राशि डेबिट की गई है क्योंकि कुल मिलाकर इतनी अतिरिक्त राशि पहले से साझेदार आज़ाद के लिए पार्टनर्स करंट अकाउंट में क्रेडिट कर दी गई थी।
अब साझेदार बेनी के लिए 4000 रुपीज़ क्रेडिट और 3000 रुपीज़ डेबिट के बीच का अंतर 1000 रुपीज़ क्रेडिट है। देखिए, ये राशि इसलिए क्रेडिट की गई है क्योंकि कुल मिलाकर इतनी राशि कम थी और साझेदार बेनी के पार्टनर्स करेंट अकाउंट में पहले जमा नहीं की गई थी। अब इस टेबल को तैयार करने के बाद ये अंतिम आवश्यक एडजस्टमेंट एंट्रियां जर्नल में दर्ज की जाएंगी। तो आइए सबसे पहले जर्नल का फॉर्मेट तैयार करें। सबसे पहले डेबिट एंट्री के रूप में पार्टनर आज़ाद का करेंट अकाउंट लिखें। ये दर्शाने के लिए कि ये एक डेबिट एंट्री है, डीआर टेक्स्ट भी लिखें। फिर डेबिट अमाउंट कॉलम में 1000 रुपीज़ के डेबिट राशि लिखें। अब कुछ मार्जिन छोड़कर क्रेडिट एंट्री के रूप में पार्टनर बेनी का करेंट अकाउंट लिखें। फिर क्रेडिट अमाउंट कॉलम में 1000 रुपीज़ की क्रेडिट राशि लिखें। आइए इस ट्रांजैक्शन का विवरण या वर्णन इस प्रकार लिखें। पूंजी पर ब्याज की छूट के लिए लाभ में एडजस्टमेंट। यदि आप यहाँ ध्यान दें तो हमें सभी एंट्रियाँ पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दर्ज की है, किसी अन्य खाते को छुआ नहीं गया है। इस प्रकार हमने एडजस्टमेंट एंट्री की रिकॉर्डिंग पूरी कर ली है, जिसमें एडजस्टमेंट्स को सीधे पार्टनर्स करेंट अकाउंट में दर्ज करने का दूसरा मेथड अपनाया गया है। और इसके साथ ही हम इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के अंत तक पहुंच गए हैं। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। हमने स्टूडेंट्स को इफेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग सॉल्यूशंस देने के लिए edxit.com को स्टार्ट किए हैं। हमारे सारे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। हर नया वीडियो पब्लिश होते ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिए।